क्या आप भी फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे के दर्द से परेशान हैं? क्या आपको भी शोल्डर में अकड़न महसूस होती है? हाथ ऊपर उठ नहीं पाता, हाथ उठाते वक्त शोल्डर में बहुत तेज दर्द होता है और यहाँ तक कि बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटीज करने जैसे कि बालों में कॉम्ब करने, कपड़े बदलने, गाड़ी की सीट बेल्ट लगाने या फिर लेडीज का साड़ी बदलते वक्त पीछे कमर पर हुक लगाना भी काफी मुश्किल या पेनफुल हो जाता है। और यहाँ तक कि इस दर्द की वजह से हमारी रात भी बेचैनी भरी गुजरती है, रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। डोंट वरी, ये कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ इंपॉर्टेंट टिप इस परेशानी में काफी मददगार रहेंगे। एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जरूरी नॉलेज, एक्सरसाइजेस और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर नवेद, ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट, आपका अपना पर्सनल फिजियो। वेलकम टू दिस चैनल माय पर्सनल फिजियो। इन एक्सरसाइज को जानने से पहले आसान भाषा में पहले से जान लेते हैं ये होता क्या है और क्यों होता है। फ्रोजन शोल्डर को हम पेरिआर्थराइटिस शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, जिसमें हमारे शोल्डर के जॉइंट कैप्सूल में इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे शोल्डर में स्टिफनेस डेवलप होने लगती है और हमारे हाथ का मूवमेंट कम होता चला जाता है और यहाँ तक कि आगे चलकर हमारा हाथ सिर्फ इतना ही उठ पाता है। वक्त के साथ ये सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं और हमें बहुत से रोजमर्रा के काम काज करने में भी काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। जॉइंट कैप्सूल होता क्या है? जॉइंट कैप्सूल आम भाषा में अगर कहा जाए तो एक मस्कुलर पार्ट होता है जो हमारे शोल्डर जॉइंट को एज अ होल कवर करके इसे प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस कंडीशन में हमारा जॉइंट कैप्सूल इन्फ्लेमेशन की वजह से स्टिफ और थिक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर का मूवमेंट कम होता चला जाता है और हमारा दर्द बढ़ता चला जाता है। हालांकि कुछ महीनों से लेकर 3 साल के बीच ये खुद ही रिकवर भी हो जाता है और आमतौर पर ये 35 से 65 साल की उम्र में कॉमन होता है और फीमेल्स में इसके होने के चांसेस मेल्स के मुकाबले ज्यादा होते हैं। इसे हम फ्रोजन शोल्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरुआती स्टेज में बहुत तेज दर्द होने की वजह से हम अपने शोल्डर के मूवमेंट को कम करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट कैप्सूल थिक और स्टिफ होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा शोल्डर जाम या एक तरह से कहें तो फ्रोजन हो जाता है। इस स्टेज का अगर हमें सही वक्त पर पता लग जाए और कुछ जेंटल एक्सरसाइजेस जो मैं आगे इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ स्टार्ट की जाए तो हम अपने मूवमेंट को कम होने से भी बचा सकते हैं और दूसरे सिम्टम्स को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर एकदम से नहीं हो जाता, बल्कि ये धीरे धीरे 3 स्टेजेस में डेवलप होता है। इन स्टेजेस को समझकर अगर अकॉर्डिंगली एक्सरसाइजेस की जाए तो ये काफी फायदेमंद देता है और रिकवरी भी फास्टर रहती है। आइए अब शॉर्टकट में जान लेते हैं ये 3 स्टेजेस कौन सी हैं और इन्हें कैसे पहचाना जाए। स्टेज 1, इसे हम फ्रीजिंग या पेनफुल स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में हमारे शोल्डर में धीरे धीरे दर्द होना शुरू होता है और ये दर्द वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है और यहाँ तक कि रेस्टिंग कंडीशन में भी ये दर्द हमें तंग करता रहता है और जब हम अपने हाथ को पूरा ऊपर उठाते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है। इस स्टेज में हमें नाइट पेन भी हो सकता है और हमारी नींद काफी डिस्टर्ब रह सकती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग में एक तरह का स्ट्रेस भी रह सकता है। ये स्टेज 2 महीने से लेकर 9 महीने तक रह सकती है। इस स्टेज को पहचाने कैसे? इस स्टेज में हमारे हाथ का मूवमेंट लगभग पूरा होता है, यानी हमारा हाथ पूरा ऊपर उठ जाता है, लेकिन एंड में हमारे हाथ में बहुत तेज दर्द होता है। इस स्टेज में हमें बहुत ही लाइट एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। बहुत से लोग अक्सर ये गलती करते हैं, उन्हें इस स्टेज के बारे में पता ही नहीं होता और वो कई हार्ड एक्सरसाइजेस करते चले जाते हैं, जिससे उनका दर्द और बढ़ जाता है और रिकवरी भी स्लो हो जाती है। स्टेज 2, इसे हम फ्रोजन या स्टिफनिंग स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में धीरे धीरे हमारा दर्द कम होना शुरू हो जाता है, जो कि खासकर हाथ को पूरा उठाने पर एंड में ही फील होता है। लेकिन इस स्टेज में हमारे शोल्डर में स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है और हमारे शोल्डर का मूवमेंट भी कम होता चला जाता है। ये स्टेज 4 महीने से लेकर 12 महीने तक जा सकती है। इस स्टेज को कैसे पहचानें? इस स्टेज में हमारा दर्द पहले के मुकाबले कम होना शुरू हो जाता है, जो कि खासकर मूवमेंट के एंड में ही फील होता है और साथ ही हमारे शोल्डर का मूवमेंट कम होता चला जाता है और हमारा हाथ सिर्फ इतना ही उठ पाता है। इस स्टेज में हम जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ऐड कर सकते हैं। स्टेज 3, इसे हम टॉइंग या रिजोल्यूशन स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में हमारे सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाते हैं, शोल्डर का मूवमेंट बढ़ने लगता है, पेन और ज्यादा कम होना शुरू हो जाता है। ये स्टेज 5 महीने से लेकर 24 महीने तक रह सकती है और पूरी तरह से ठीक होने में 3 साल भी लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मूवमेंट रिकवरी के बाद भी कुछ कम रह सकता है।
लेकिन अगर इसे फर्स्ट स्टेज में ही पहचान लिया जाए और कुछ जेंटल एक्सरसाइजेस शुरू कर दी जाए तो ये हमारे सिम्टम्स को काफी कम कर देता है और हमारी रिकवरी को भी तेज कर देता है। इस स्टेज की पहचान ये है कि इसमें हमारे सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाते हैं, हमारा पेन और स्टिफनेस कम होने लगते हैं और हमारे शोल्डर का मूवमेंट बढ़ने लगता है। फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है? आइए जानते हैं इसके होने की कुछ कॉमन वजहें कौन कौन सी हैं। कई बार इसके होने की वजह क्या है कुछ नहीं पता लग पाता। मेडिकल टर्म में इसे प्राइमरी या इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। सेकेंड, कई बार कई दूसरे रीजन इसके होने का कारण बनते हैं, जैसा कि हमारे शोल्डर में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी मस्कुलर इंजरी होना, शोल्डर या शोल्डर के आसपास किसी बोन में फ्रैक्चर होना, किसी तरह की सर्जरी होना, या फिर किसी इंजरी या सर्जरी की वजह से हमें लंबे वक्त के लिए अपने शोल्डर को स्लिंग में इमोबिलाइज करके रखना पड़ता हो, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर में स्टिफनेस डेवलप होने लगती है और हमें फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बनने लगते हैं। डायबिटिक लोगों में इसके होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं और डायबिटिक लोगों में दर्द भी ज्यादा होता है और रिकवरी भी स्लो रहती है। इसके अलावा इसके होने के चांसेस उन लोगों में और ज्यादा होते हैं जिन्हें थायराइड डिसऑर्डर हो, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस हो, पार्किंसन डिजीज हो या फिर कोई कार्डियोपल्मोनरी डिजीज हो, और यहाँ तक कि कई बार तो बाईपास सर्जरी होने के बाद भी इस कंडीशन के होने के चांसेस रहते हैं। आइए रुक करते हैं अब इसकी एक्सरसाइजेस की ओर। सबसे पहला काम हॉट पैक या गर्म सिकाई एक बार में 20 से 25 मिनट के लिए करें। गर्म सिकाई हमारे दर्द को तो कम करती ही है, साथ ही एक्सरसाइज से पहले हमारी मसल्स को भी वार्म अप करती है। इन एक्सरसाइजेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी कहते हैं, जो हमारी स्टिफनेस को कम करती हैं, हमारी मोबिलिटी को बढ़ाती हैं और साथ ही हमारी रिकवरी को भी फास्ट करती हैं। फर्स्ट इज पेंडुलर स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में हम किसी कुर्सी या किसी टेबल के सहारे इस तरह से फॉरवर्ड बेंड होकर खड़े हो जाएंगे, अपने अफेक्टेड आर्म को इस तरह से फ्रीली मूव करेंगे। ध्यान रहे इस एक्सरसाइज में हमें अपने शोल्डर से जोर नहीं लगाना, बल्कि अपनी बॉडी से इसे पुश करके खुद ही मूव होने देना है। इसे हम दो डायरेक्शंस में मूव करेंगे, आगे पीछे एंड सेकेंड हॉरिजॉन्टली इन एंड आउट। इन दोनों ही डायरेक्शन में शुरुआत में हमें इसे 25 से 30 बार मूव करना है, जिसे हम ग्रेजुअली इंक्रीज करके 50 to 60 टाइम्स ले जा सकते हैं। सेकेंड स्ट्रेच में हम अपने अफेक्टेड आर्म को इस तरह से हॉरिजॉन्टली एडप्ट कर लेंगे। अब अपने दूसरे हाथ के सहारे इसे इस तरह से पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और 10 to 15 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर रिलैक्स। थर्ड स्टेज में हम अपने अफेक्टेड आर्म को किसी दरवाजे या दीवार पर इस तरह से रख लेंगे, अपनी अपर बॉडी को इस तरह से आगे की तरफ पुश करेंगे। इसमें हमारे शोल्डर के फ्रंट वाले एरिया में स्ट्रेच फील होगा, जिसे हमें एक बार में 10 to 15 काउंट्स के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस स्ट्रेच को एक बार में 8 to 10 रिपीटेशंस करना है। ध्यान रहे स्ट्रेच हमेशा कंफर्ट जोन में होना चाहिए और फर्स्ट स्टेज में स्ट्रेच बहुत ही जेंटल होना चाहिए, जिसे सेकेंड और थर्ड स्टेज में ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हमारी स्टिफनेस को कम करती हैं, मोबिलिटी को इंप्रूव करती हैं और हमारे दर्द में भी काफी मददगार रहती हैं। इस एक्सरसाइज में हम किसी स्टिक या किसी हल्की सी रोड का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम बेड पर लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों से इसे इस तरह से पकड़ लेंगे और फिर धीरे से इसे पीछे की तरफ मूव करेंगे। अगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं तो इसे सिर्फ पेन वाले पॉइंट तक ही लेकर जाएं और फिर वापस ले आएं। फर्स्ट स्टेज में हमें बहुत ही जेंटल एक्सरसाइजेस करनी है, वो भी पेन लिमिट के अंदर। और वहीं अगर आप सेकंड स्टेज में हैं तो इसे पेन वाले पॉइंट तक लेकर जाएं और अपने नॉर्मल हाथ के सहारे इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और 5 to 6 काउंट्स के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 और फिर वापस। थर्ड स्टेज में इस स्ट्रेच को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और इसे 10 to 15 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
हर स्टेज में इस एक्सरसाइज को एक बार में 8 to 10 रिपीटेशंस करना है। और इस एक्सरसाइज को हम सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। इसमें भी हम सिंपली उसी स्टिक का यूज करेंगे। अपने अफेक्टेड आर्म से इसे ऊपर की तरफ से पकड़ लेंगे और अपने नॉर्मल हाथ के सहारे इसे धीरे से ऊपर लेकर जाएंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में भी हम सेम उसी स्टिक का यूज करेंगे और अपनी दोनों एल्बोस को 90 डिग्री बेंड कर लेंगे। अब अपने अफेक्टेड या दर्द वाले हाथ से इसे अंदर की तरफ से पकड़ेंगे और अपने नॉर्मल हाथ के सहारे इसे बाहर की तरफ पुश करेंगे। ध्यान रहे इसमें हमारा दर्द वाला शोल्डर बिल्कुल ढीला रहेगा और सारा जोर हमें अपने नॉर्मल हाथ से ही लगाना है। और इस एक्सरसाइज में भी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह अगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं तो इसे पेन वाले पॉइंट तक ही लेकर जाएं और फिर वापस ले आएं। और सेकंड और थर्ड स्टेज में सेम उसी तरह स्ट्रेच को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं और इस एक्सरसाइज को भी एक बार में 8 to 10 रिपीटेशंस करें। इस एक्सरसाइज में हम स्टिक को इस तरह से कमर के पीछे पकड़ेंगे और पीछे की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट स्टेज में सिर्फ पेन वाले पॉइंट तक ही मूव करें और सेकंड और थर्ड स्टेज में इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाएं और इसे भी एक बार में 8 to 10 रिपीटेशंस करें। इस एक्सरसाइज में हम किसी बेल्ट का यूज करेंगे। इस बेल्ट को हम अपने अफेक्टेड आर्म में इस तरह से टाई कर लेंगे। अब अपने इस हाथ को पीछे कमर पर ले जाएंगे और अपने नॉर्मल हाथ के सहारे इस बेल्ट को शोल्डर पर क्रॉस करेंगे और इसे धीरे धीरे फ्रीली मूव करेंगे। फर्स्ट स्टेज में इसे सिर्फ पेन वाले पॉइंट तक ही लेकर जाएं और वापस ले आएं और सेकंड स्टेज में इसे पेन वाले पॉइंट पर थोड़ा सा स्ट्रेच करें और 5 to 6 काउंट्स के लिए होल्ड करें और वहीं थर्ड स्टेज में इस स्टेज को थोड़ा सा और बढ़ाएं और 10 to 15 काउंट्स के लिए होल्ड करें। प्रिकॉशंस के तौर पर उस हाथ से हैवी सामान ना उठाएं, कोई झटके वाला मूवमेंट ना करें और सोते वक्त उस करवट ना सोएं। सोने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अगर आप साइड में करवट लेकर सोते हैं तो अपने नॉर्मल शोल्डर वाली साइड पर ही सोएं। साथ ही एक पिलो अपने पेन वाले हाथ के नीचे इस तरह से रखें और अगर हो सके तो एक पिलो अपने नीज के बीच में भी रख लें। कमर के बल सोने वाले लोग अपने हाथ को इस तरह से साइड में रखें और एक पिलो इसके नीचे रखें और एक पिलो घुटने के नीचे भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट करें और अगर आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है, किसी के काम आ सकती है, किसी के दर्द को कम कर सकती है तो प्लीज उन्हें शेयर करें और उनकी हेल्प करें। और इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड और आजकल होने वाली कॉमन प्रॉब्लम से बचने के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। मैं हूं आपका अपना पर्सनल फिजियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।